नमस्कार दोस्तों, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट टू पढ़ेंगे। अपन पार्ट वन अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बताया गया है। मरुस्थल के प्रकार बताए गए हैं कि शुष्क मरुस्थल मिलता है, अर्ध शुष्क मिलता है, और शुष्क मरुस्थल में अपन ने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश तक पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। आज अपन शुरुआत करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। ठीक है, तो अपना टॉपिक डालते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ये हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, तो जो अपन ने बनाया था, ये कुछ ऐसा अपन ने मरुस्थल बनाया था। तो इसमें ये वाला भाग था, ये तो था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश था, और जो ये वाला बच गया बाकी का, ये था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका लिखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल हो जाएगा 58.50%। 58.50%, उसका था 41.50। ठीक है, और इसका उपनाम क्या है। इसका उपनाम हो जाएगा इर्ग। इर्ग बोलते हैं संपूर्ण रेतीला मरुस्थल। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल को इर्ग बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया है। ये आपने बता दिया था, जो ये उल्टे ट्रायंगल में आता है ये होता है अपना बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बारे में इतने पूछे कि जो इसके साइड का पथरीला भाग है, ये चारों तरफ, इसको हम्मादा बोला जाता है। पथरीले भाग को हम्मादा कहते हैं। ठीक है, अब अपन इनका देखेंगे वर्गीकरण कि इनका वर्गीकरण किसने किया था। सीधा सीधा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी इस पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं इस वाले इलाके में, बाकी बचे हुए यहाँ पे जो उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इनका वर्गीकरण देखते हैं अपन सीधा। बालू का स्तूपों का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण किया किसने था, कितने प्रकार के बालू का स्तूप अपने राजस्थान में पाए जाते हैं, और उनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाना बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम याद करेंगे कि सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था। सर्वप्रथम किया था 1933 में वेग नोलड ने किया था, और इन्होंने दो बालू का स्तूप बताए थे। दो बालू का स्तूप बताए थे। कौन कौन से बताए थे वो भी अपन अभी देखेंगे। कौन कौन से बालू का स्तूप बताए थे, एक तो हो गया था बरखान, और दूसरा बताया था अनुप्रस्थ। इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो अभी फिर एक हैक ने बताया था, दूसरे वैज्ञानिक आ गए हैक ने किया था 1941 में, यानी 1941 में वर्गीकरण किया, और इन्होंने 3 प्रकार बताए थे बालू का स्तूपों के, जो राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला बताया था इन्होंने अनुप्रस्थ, दूसरा बताया था इन्होंने अनुदैर्घ्य, और तीसरा इन्होंने बता दिया था बरखान। ठीक है, बरखान बताया था तीसरा। अब एक और वैज्ञानिक आते हैं मैकी। इन्होंने भी बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने किया था 1979 के अंदर, और इन्होंने 8 प्रकार बताए थे। इन्होंने बालू का स्तूपों के 8 प्रकार बताए थे। तो पहला अपन लिखते हैं, पहला प्रकार था अनुदैर्घ्य। पहला प्रकार था अनुदैर्घ्य। दूसरा प्रकार बताया था अनुप्रस्थ। ठीक है, तीसरा प्रकार बताया था, इन सब के बारे में डिटेल से अपन आगे पढ़ेंगे। तीसरा बता दिया था इन्होंने बरखान, और चौथा बताया था पैराबोलिक।
बोले। 5वां बताया था इन्होंने सब्र काफिज। सब्र काफिज। 6ठा बताया था इन्होंने अवरोधी। और 7वां बताया था इन्होंने तारा स्तूप। और 8वां बताया था इन्होंने नेटवर्क बालुका स्तूप। ये इनका वर्गीकरण हो गया बालुका स्तूपों का। 3 वैज्ञानिक थे। हैक ने 3 प्रकार के बताए थे और पहले वाले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 2 प्रकार के बताए थे और मैकी ने 8 प्रकार के बालुका स्तूप बताए हैं। ठीक है, अब इन बालुका स्तूपों के जो ये बनते कैसे हैं उनकी अपन शर्तें देखेंगे कि बालुका स्तूप अपने रेगिस्तान में बन कैसे जाते हैं। तो इनके बनने की शर्तें देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं बालुका स्तूप बालुका स्तूपों के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें। कि ये अपने आप तो बने नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो कारक रहे होंगे जिनकी वजह से ये वहाँ पे बने, रेत इकट्ठा हुई है, वो होते हैं बालुका स्तूप। ठीक है, तो इनके आवश्यक शर्तें देखते हैं कि क्या क्या होना जरूरी है तब ये बालुका स्तूप बनेंगे। तो सबसे पहला लिखते हैं अपन वायु के वेग में गति। यानी वायु के वेग में गति होगी तभी तो रेत के कणों के एक जगह से उठा कर दूसरी जगह लेके जाएगी ना। तो ये हो गया वायु के वेग में गति। दूसरा हो गया रेत की अधिकता। भाई रेत भी मैक्सिमम होना चाहिए अपने पास। थोड़ा सा रेत होगा तो आंधी के साथ उड़ के ही चला जाएगा। अब बचेगा क्या वहाँ पे? अगर ज़्यादा रेत होगा तो ही वो धीरे धीरे जाके एक जगह इकट्ठा होगा और उससे बालुका स्तूप का निर्माण हो गया। तो ये भी हो गया है कि रेत की अधिकता भी होनी चाहिए अपने पास। तीसरा हो गया कि वायु के मार्ग में अवरोध। वायु के मार्ग में अवरोध। वायु के मार्ग में अवरोध, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मरुस्थल है अपना बहुत सारा और इधर कुछ दीवार सी बनी हुई है छोटी सी। अब यहाँ से बहुत तेज तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो ये रेत के कण उड़ उड़ के यहाँ पे ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, और ये हवा भी यहाँ से टकरा के वापस ऐसे मुड़ेगी तो ये रेत भी उड़ उड़ के ऐसे जमा होता जाएगा, यहाँ पे ऐसे जमा होता जाएगा, कुछ ऐसे जमा होता जाएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके बालुका स्तूप का निर्माण हो जाएगा। चौथी शर्त मार्च से जुलाई महीना। मार्च से जुलाई माह। मार्च से जुलाई माह ही क्यों? क्योंकि इस समय राजस्थान में बहुत जोर की गर्मी पड़ती है, जो वातावरण में नमी होती है वो भी एकदम सूखा हो जाता है अपने यहाँ पे, लू चलने लग जाती है। तो ये जो रेत के कण होते हैं उनमें जो भी थोड़ी बहुत भी नमी बची होती है सर्दियों वाली, वो भी एकदम सूख के एकदम हल्के हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गई आवश्यक शर्तें। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं बालुका स्तूपों के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, इसकी आकृति कैसी होती है और ये क्यों बनता है। तो वो सब अपन अभी इसी में पढ़ेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण होता है इसका हवा की दिशा के समांतर। हवा की दिशा के समांतर, यानी जिस तरफ हवा चलेगी उसी दिशा में ये बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे बनता है। सबसे पहले कुछ 2-3 लाइनें लिखते हैं अपन। इसकी आकृति कैसी होती है? 2 प्रकार की आकृति मिलती है। पहला तो जाएगा भैंस के सींग के समान। भैंस का सींग तो सभी ने देखा होगा, भैंस के सींग के समान आकृति होती है इसकी। और दूसरी आकृति बनती है इसकी तलवार के जैसी। तलवार के जैसी। तलवार कैसी होती है? तलवार अपनी ऐसी होती है थोड़ी बहुत, है ना, ऐसी होती है तलवार। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट जिले, कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं? तो ये बालुका स्तूप पाया जाता है श्री गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। फिर आ जाएगा बीकानेर के अंदर, उसके बाद जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, और फिर
जोधपुर के अंदर। अब इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, एक छोटी सी ट्रिक है, वो याद कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अपन ट्रिक कि इनको कैसे याद करें। तो देखो ये जोधा लिख दिया, सॉरी यार, इसको जोधपुर बनाते हैं अपन, जोधपुर। तो इसकी ट्रिक देखते हैं अपन, ट्रिक कैसे याद करें। देखो जोधा जैसलमेर में, जोधा जैसलमेर में बीघा ले। ठीक है, ये हो गई इसकी ट्रिक। जोधा से जोधपुर, जैसलमेर जैसलमेर बन गया, बी से बीकानेर और गा से गंगानगर। ठीक है, ये हो गई इसकी ट्रिक याद करने की। अब ये बनता कैसे है, इसकी संरचना अपन देखते हैं कि संरचना कैसी होती। ये कुछ ऐसे बनता है, ऐसे जाएगा, फिर कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, जो ये यहाँ पे रेत बिल्कुल भी नहीं होता, इसको बोलते हैं रेत रहित भाग। ठीक है, ये देखो तलवार जैसी सादृश्यता हो गई ना, इसकी तलवार जैसा आकार हो गया इसका, तो ये हो जाएगा रेत रहित भाग, और ये हो जाएगा अनुदैर्घ्य स्तूप, और ये भी अनुदैर्घ्य स्तूप में ही आता है। ठीक है, और जब ये रेत रहित भाग है ना, इस रेत रहित भाग को अपन बोलते हैं गासी। ये होता है गासी कहलाता है, रेत रहित भाग गासी कहलाता है। और यहीं से इसको बोलते हैं ऊँटों का काफिला, यानी ऊँटों का जो काफिला गुजरता है ना, वो इसी मार्ग से गुजरता है, ऊँटों का काफिला। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन कारवा, कारवा होता है ना, कारवा मार्ग। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अब इसके उपनाम देखते हैं कि अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप के उपनाम कौन कौन से हैं। तो उपनाम हो जाएंगे इनके, रेखीय बालुका स्तूप बोलते हैं इसको, फिर इसको बोलते हैं पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती। ठीक है, तीसरा हो जाएगा देशांतरीय, देशांतरीय बालुका स्तूप। ये हो गए इसके उपनाम। अब अपन इसकी विशेषताएं लिखते हैं कि इन बालुका स्तूपों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताओं के अंदर पहली विशेषता हो जाएगी, पहली विशेषता लिखते हैं कि भाई अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप का कटा फटा भाग, का कटा फटा भाग शीफ कहलाता है, शीफ कहलाता है। ठीक है, और ये शीफ क्या होती है, ये शीफ क्या होती है, इसको भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये होती है कि यह अरबी भाषा के स्वॉर्ड शब्द से, स्वॉर्ड मतलब तलवार, स्वॉर्ड शब्द से बना है, स्वॉर्ड शब्द से बना है, जिसका अर्थ कटा फटा होता है, जिसका अर्थ कटा फटा होता है। ठीक है, अब इसकी दूसरी विशेषता लिखते हैं अपन। दूसरी विशेषता लिखते हैं, यह बालुका स्तूप, यह बालुका स्तूप मंद व तीव्र पवनानुमुखी होते हैं, पवनाभिमुखी होते हैं। ये भी अपने को याद रखने हैं, पवनाभिमुखी होते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना अनुप्रस्थ
सॉरी अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कंप्लीट। ये मंदेव तीव्र पवनामुखी होते हैं। अब अपन नेक्स्ट बालू का स्तूप की बात करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। नेक्स्ट हो जाएगा अनुप्रस्थ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको एकदम आसान भाषा में, और इनके बाहर से आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब इसके बारे में लिखते हैं, इसका निर्माण कब हुआ है या निर्माण कैसे होता है या क्यों होता है। निर्माण होता है हवा की दिशा के समकोण पर। हवा की दिशा के समकोण पर, यानी ये इस तरफ से हवा चल रही तो ये ऐसे बनते हैं, ऐसे हवा चल रही है ना तो इनका डिजाइन ऐसे होता है समकोण जैसा, यानी जो आधा चांद होता है ना ऐसे, उसके डिजाइन के जैसा होता है इसका। आकृति, भाई इसकी आकृति कैसी होती है। आकृति होती है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार यानी वही डिजाइन बनेगा ऐसा समकोण पे। ये हवा इस तरफ से चल रही है और ये समकोण पे बनता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार इसका डिजाइन होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से जिले में पाया जाता है ये जिले आ जाएंगे। श्री गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फिर आएगा चूरू और जोधपुर और जैसलमेर। वही शॉर्ट ट्रिक रहेगी, बस चूरू ऐड करना है आपको। आप अपनी सुविधा अनुसार चूरू आगे पीछे ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, अपने तरीके से शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। अपनी वही है कि जोधा जैसलमेर में बीघा खरीद या बीघा ले, तो उसमें चूरू में भी जोड़ सकते हैं आप। आगे जोड़ना है पीछे जोड़ना है वो आप जाने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरा, बरखान। मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है, फालतू अपने को कुछ नहीं पढ़ना है। बरखान बाल का स्तूप। इसका भी निर्माण देख लेते हैं कि भाई इसका निर्माण क्या है या फिर क्या होता है। अब देख, तो जो अपन ने अनुप्रस्थ पढ़ा है ना, लिखते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का बड़ा रूप ही, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का बड़ा रूप ही बरखान कहलाता है। बड़ा रूप ही बरखान कहलाता है, यानी ये जो अगर बड़े बड़े बन जाएंगे तो उनको अपन बरखान कह देते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को। अब ये स्तूप सर्वाधिक गतिशील व विनाशकारी होते हैं। ये लाइन भी अपने को याद रखनी है कि कौन से बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील और विनाशकारी होते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा बरखान बालू का स्तूप। ठीक है, हम अपन इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि ये भाई इम्पोर्टेंट लाइन है। अब अपने को जिले पढ़ने हैं कि कौन कौन से जिलों में ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं या कौन कौन सी जगह है। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं जिले। जिले देखते हैं, एक तो अपना आ गया गंगानगर। गंगानगर में कहाँ मिलता है ये, सूरतगढ़ में। गंगानगर के सूरतगढ़ में ये मिलता है। दूसरा हो गया बीकानेर, तीसरा हो गया है चूरू और चौथा हो गया है सीकर। ठीक है, तो बीकानेर के देशनोक में पाया जाता है ये बरखान, और भाई चूरू के बालेरी में पाया जाता है, और सीकर के मैंथा नदी का जो इलाका है वहाँ पे ये बालू का स्तूप पाया जाता है। अब ये होते कैसे हैं वो अपन देख लेते हैं। अब जैसे अपन यहाँ पे बनाते हैं, ये ऐसा गोला सा बना देते हैं।
ये कुछ ऐसा होता है, बड़ा रूप अर्धचंद्राकार है लेकिन उसका बड़ा रूप ही बरखान कहलाता है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि भाई इसका नाम तो बरखान हो गया। जो ये वाला इलाका होता है इसको बोलते हैं ढाड़ या थली, ढाड़ या थली। और ये होती है बीकानेर व चूरू के मध्य का भाग, चूरू के मध्य का भाग। ठीक है, कुछ ऐसा इनका संरचना होती है। और ये वाला हिस्सा कहलाता है ढाड़ या थली। ये होता है बीकानेर और चूरू के मध्य का भाग बोला जाता है इसको। अब इसके बारे में कुछ 2-3 बातें लिख लेते हैं अपन, मोटी मोटी सी। सबसे पहले लिखते हैं कि बरखान की दोनों भुजाएं, बरखान की दोनों भुजाओं के मध्य वायु की रगड़ से, वायु की रगड़ से निर्मित गर्त या गड्ढा, निर्मित गर्त को ढाड़ या थली कहते हैं, ढाड़ या थली कहते हैं। आगे समझ में ढाड़ या थली क्या होती है। अब इस ढाड़ या थली के अंदर जब थली या ढाड़ में वर्षा का जल, वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है तो अस्थायी झील का निर्माण होता है, अस्थायी खारे पानी की झील, क्योंकि मरुस्थल तो खारा ही होता है ना। अस्थायी खारे पानी की झील का निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है। और जो ये झील होती है ना, इस झील को बोलते हैं पलाया। स्थानीय भाषा में पलाया बोला जाता है। इस झील को स्थानीय भाषा में पलाया बोला जाता है, पलाया बोला जाता है। ठीक है, अब अपन बाकी के जो बचे हुए हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ हो गया, बरखान हो गया, अनुदैर्य हो गया। अब अपन बात करते हैं चौथे वाले की, जो अपना है पैराबोलिक। इनके बारे में फटाफट पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, पैराबोलिक ये होता है बड़ी वनस्पतियों से निर्मित। इसका निर्माण कैसे होता है? बड़ी वनस्पतियों से, बड़ी वनस्पतियों से निर्मित होता है। जिले लिख लेते हैं कि कौन कौन से जिलों में पाया जाता है ये। बीकानेर, जोधपुर और पाली में, बीकानेर, जोधपुर और पाली के अंदर पाया जाता है। और इनकी आकृति कैसी होती है? आकृति, आकृति होती है जो महिला होती है ना, महिला के बालों में जो पिन लगाते हैं वैसी आकृति होती है। तो महिलाओं के बालों में लगने वाली पिन से तुलना होती है, इसकी पिन से तुलना, इसकी आकृति। ठीक है, पैराबोलिक के बारे में अपन इतना ही पढ़ेंगे, फालतू पढ़ने की जरूरत अपने को नहीं। इतना डीपली अपने एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जिसको लेके अपन चल रहे हैं। पांचवा होता है सब्र काफिज। सब्र काफिज बाल का स्तूप, इसका होता है छोटी वनस्पतियों से निर्मित होता है। ये छोटी वनस्पतियों से निर्मित। ठीक है,
और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है खाली बीकानेर के अंदर। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि सब्र का फीस कहाँ पाया जाता है, तो आपको आंसर देना है खाली बीकानेर के अंदर। और इसके उपनाम भी देख लेते हैं कि इसके उपनाम क्या है, कौन कौन से नामों से बुलाया जाता है। तो इसको लूनेट व नेबखो कहते हैं, नेबखो। ठीक है, ये इसके उपनाम हो गए। छठा अपन लिखते हैं, छठा बालू का स्तूप हो जाएगा अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप, ये सब बालू का स्तूप युक्त वाले प्रदेश के अंदर ही चल रहे हैं। अवरोधी के बारे में क्या बोलें अपन, अवरोधी की विशेषताएं क्या होती है? ये हो जाएगा पर्वत व पठार के अवरोध से निर्मित, पर्वत व पठार के अवरोध से निर्मित। नाम से ही पता चल रहा है अवरोधी बालू का स्तूप है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है ये? पुष्कर, बिच्छुण, बिच्छुण, अचरोल और ट्रांसपोर्ट नगर में पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नगर में। ये खाली पुष्कर की बात है। अब ये बनते कैसे हैं? अब जैसे अपन बात करते हैं, ये बनता है जैसे ये यहाँ पे कोई पर्वत या पठार हो गया है, ये हो गया है मरुस्थल। अब यहाँ से हवा जा रही है, ऐसे बह रही है, लेकिन इसके जो मिट्टी के कण हैं वो तो यहीं इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये बनते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। सब्र काफी जो होता है, जैसे ये मरुस्थल है, यहाँ पे नागफनी का जो पेड़ होता है वो छोटा ही होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, जब जो रेत उड़ उड़ के आती है ना यहाँ से, वो यहाँ से टकरा टकरा के थोड़ी थोड़ी जमा हो जाती है। ठीक है, ये हो गया अपना सब्र काफी। पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक यहाँ पे अपन लिखते हैं पैराबोलिक। अब पैराबोलिक में जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे पेड़ है, बड़ा सारा पेड़ है, तो भाई रेत उड़ उड़ के आ रही है, उड़ उड़ के आ रही है, यहाँ से टकरा टकरा के इस तरफ यहाँ से ऐसे बालू का स्तूप बन जाता है। यहाँ पे ऐसे इस प्रकार का बालू का स्तूप बन जाता है, वो होता है पैराबोलिक। ठीक है, अब अपन बात करेंगे तारा स्तूप की और नेटवर्क की, जो एकदम छोटे छोटे। तारा स्तूप बालू का, ये बोलते हैं रामगढ़, मोहनगढ़। बहुत कम पूछे गए एग्जाम में, ना के बराबर। आप इनको याद करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो भी आपकी मर्जी, लेकिन याद तो कर ही लेना एक बार, ऊपर ऊपर से इनको देख जरूर लेना। नेटवर्क होते हैं हनुमानगढ़ और प्लस हरियाणा। हरियाणा का कौन सा जिला आता है? भिवानी जिले के अंदर। और वैसे देखा जाए तो घग्गर नदी के आसपास पाया जाता है, घग्गर नदी के आसपास पाया जाता है। ठीक है, ये अपने बालू का स्तूप यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ फैक्ट लिख लेते हैं नोट डाल के, 2-3 फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप एक लिखते हैं अपन, सभी प्रकार के बालू का स्तूप, यानी 8 प्रकार के, सभी प्रकार के बालू का स्तूप। फिर अपन लिखेंगे सभी मरुस्थलीय जिलों में, सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाने वाला बालू का स्तूप, पाया जाने वाला बालू का स्तूप। तो सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर के अंदर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, वन लाइनर के जैसा। सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाएंगे जोधपुर में, यानी जोधपुर में 8 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं।
और सभी मरुस्थलीय जिलों में एक बालुका स्तूप होता है ना, जो सारे मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है, वो होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसे बनता है? बड़ी वनस्पतियों से। बड़ी वनस्पति यानी अपने पेड़ हो गए, बड़े बड़े खिजड़ी का पेड़ हो गया जैसे, तो उससे बालुका स्तूप हवा के साथ ऐसे टकरा के वापस आते हैं और ज़मीन पे गिर जाते हैं। उससे ऐसी संरचना बन जाती है, ऐसी वाली संरचना बन जाती है। ये यहाँ पे पेड़ हो गया, ऐसे हवा से टकरा के कण ये इकट्ठा हो गए, दोनों साइड से हवा आई, तो ऐसा कुछ बालुका स्तूप बन जाता है पैराबोलिक। ठीक है, ये सभी जिलों में पाया जाता है। तो ये अपना टॉपिक हो गया है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश वाला कंप्लीट। जो अपना अर्धशुष्क मरुस्थल वाला भाग बचा है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में ज्ञान पढ़ेंगे। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि देखने में भी आप लोगों को मज़ा आए और पढ़ने में भी आसानी लगे और बोझ न लगे क्लास को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करना है इसको, और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और शेयर भी करना। ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपन अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के जो 4 बेसिन बताए थे, उन बेसिन्स के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।